न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि फोर्स ऑब्जेक्ट की मोमेंटम को चेंज करती है। जितना ज्यादा मास और स्पीड होता है उतना ही ज्यादा उसका मोमेंटम। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूक्यू एजुकेशन। मैं हूं आपका अमूल सर और आज हम पढ़ने वाले क्लास 11 का चैप्टर 4 लॉ ऑफ मोशन का सेकंड टॉपिक मोमेंटम, और उसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ को भी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोमेंटम के साथ। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखते हैं कि मोमेंटम होता क्या है। ठीक है, तो मोमेंटम की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। जो मोमेंटम होता है वो प्रोडक्ट होता है किसका? मास एंड वेलोसिटी का। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो जो हमारा था उसमें हमने किसको डिस्कस किया था? कंसेप्ट ऑफ फोर्स देखा था, फिर इनर्शिया को देखा था, न्यूटन फर्स्ट लॉ को देखा था। ठीक है, अब उसी के कंटिन्यूएशन में अब हम पढ़ रहे हैं मोमेंटम। तो मोमेंटम किसका प्रोडक्ट होता है? मास एंड वेलोसिटी का। जो मोमेंटम होता है इट इज डिनोटेड बाय पी। अब P मतलब इसमें स्मॉल p भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज कैपिटल P जो यूज होता है वो पावर और प्रेशर उसमें यूज हो जाता है, तो स्मॉल p या P से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है ना, तो P, तो मोमेंटम P होता है, P इज इक्वल्स टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी, तो मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है इज कॉल्ड मोमेंटम। इसको हम क्या बोलेंगे? मोमेंटम के। ठीक है ना, तो P इज इक्वल्स टू mv। ठीक है, तो ये तो एक फॉर्मूला आ गया P इज इक्वल्स टू mv। बट समझ में क्या आया कि मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हमने एक नाम दे दिया मोमेंटम। क्यों दिया इसको नाम? मास और वेलोसिटी में ऐसा क्या रिलेशन होता है कि जो इससे हम इसको एक नई फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में हम इसको यूज करेंगे? तो जस्ट एक एग्जांपल से देखें कि सपोज करो कि कोई आप साइकिल चला रहे हो। ठीक है ना, आप घर से निकले और स्कूल के लिए जा रहे हो और साइकिल से जा रहे हो। ठीक है, एक पैडल मारते हुए आप चला रहे हो, एक कंटिन्यूएशन में फोर्स लग रहा है साइकिल पे, पैडल पे, और साइकिल की स्पीड से चल रही है। ठीक है, बीच रास्ते में सपोज करो कि आपका एक फ्रेंड मिल गया, उसने बोला कि भाई हम भी चलेंगे, तो वो भी पीछे बैठ गया आपके। ठीक है, अब वो भी पीछे बैठ गया, आप फोर्स उतना ही लगा रहे हो पैडल पे, ठीक है ना, फोर्स सेम है, बट वो पीछे बैठ गया, तो अब क्या होगा? साइकिल की स्पीड क्या होगी? थोड़ी सी कम हो जाएगी। वाई? बिकॉज मास जो था वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो ये रिलेशन होता है मास और वेलोसिटी में। ठीक है ना, अगर आप मास को इंक्रीज करोगे तो वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है, अगर मास को कम करोगे, सपोज करो वो जो फ्रेंड था आपके साथ बैठा था वो बीच में उतर गया, तो अब आपकी साइकिल की वेलो स्पीड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो मास कम हो गया तो वेलोसिटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। तो ये रिलेशन होता है मास एंड वेलोसिटी में। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आगे अपन पढ़ेंगे डिटेल में। तो मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है इज कॉल्ड मोमेंटम। इट इज डिनोटेड बाय P, एंड P इज इक्वल्स टू होता है m इंटू v के। ठीक है ना, मास इंटू वेलोसिटी के। ठीक है, यूनिट की बात करें, अगर हम इसकी SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट में मास की यूनिट क्या होती है? kg, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, तो यूनिट ऑफ मोमेंटम जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? केजी इंटू मीटर पर सेकंड। सीजीएस में अगर हम देखेंगे तो सीजीएस की अगर हम बात करेंगे तो केजी का कितना हो जाएगा? ग्राम, मीटर का हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड के। ठीक है ना, तो इन एसआई सिस्टम यूनिट ऑफ मोमेंटम केजी इंटू मीटर पर सेकंड, एंड इन सीजीएस सिस्टम ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है ना, डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो डायमेंशनल फॉर्मूला केजी है, तो केजी के लिए क्या यूज होगा? मास के लिए m यूज होता है। मीटर लेंथ के लिए क्या लगाएंगे? l लगाएंगे। ठीक है ना, अब पर सेकंड है, पर सेकंड मतलब टाइम है, तो टाइम की पावर कितनी हो जाएगी? -1 के। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू mlt -1 के। डायमेंशनल फॉर्मूला होगा mlt -1 के। तो स्टूडेंट बिल्कुल याद रखो, 11th स्टैंडर्ड है, बेस स्ट्रांग होना चाहिए। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हम पढ़ रहे हैं उसका बेसिक इंफॉर्मेशन तो आपको आना ही चाहिए, याद रखना ही पड़ेगा कि मोमेंटम, जैसे आज हमने पढ़ा, तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर 1। नंबर 2 जो आपको याद रखना है, इसकी यूनिट्स को याद रखना है। ठीक है, कि यूनिट्स क्या होती है फिजिकल क्वांटिटीज की। डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी याद रखना पड़ेगा, mlt -1 इसका मोमेंटम का होता है। और एक और चीज जो आपको याद रखनी है, और वो ये कि इसका नेचर क्या होगा। नेचर मीन्स ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। ये 4 चीजें तो आपको आनी चाहिए जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज आप इस 11th क्लास में डिस्कस करोगे। ठीक है, तो नेचर की बात करें तो मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये जो है ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। इट इज डिनोटेड बाय p इज इक्वल्स टू mv। इट्स यूनिट इज kg इंटू मीटर पर सेकंड। डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करेंगे तो mlt -1 हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो मोमेंटम है वो कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो इसको याद रखना है।
तो आज हमने एक और नई फिजिकल क्वांटिटी इस चैप्टर की पढ़ी, मोमेंटम। ठीक है, अब इस मोमेंटम के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से आते हैं, रीजनिंग आएंगे, न्यूमेरिकल फॉर्म में आएंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन देखें, जैसे एक ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ टू बॉडीज आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी, दो बॉडीज है, सपोज करो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे ये फॉर एग्जांपल ये एक ए बॉडी हो गई और ये वाली जो है ये कौन सी बॉडी हो गई, बी बॉडी हो गई। ठीक है ना, तो टू बॉडीज आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटी कैसी है, सेम है। ठीक है, ठीक है, तो दोनों की वेलोसिटी सेम है, v वेलोसिटी से दोनों बॉडीज जो है वो मूव कर रही है। ठीक है, देन द मोमेंटम ऑफ हेवियर बॉडी विल बी मोर देन दैट ऑफ द लाइटर बॉडी। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है, मोमेंटम ऑफ द हेवियर बॉडी एंड लाइटर बॉडी। हेवियर बॉडी और लाइटर बॉडी का मतलब समझ में आ गया। सपोज करो ए का मास हमने ले लिया m1 और इसका मास कितना है m2। ठीक है, तो हेवियर बॉडी का मास क्या होगा, ज्यादा होगा, भाई भारी है, उसका मास ज्यादा होगा। लाइटर बॉडी का मास कैसा होगा, कम होगा। दैट इज हमें ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है कि m1 इज ग्रेटर देन m2। सपोज करो ए जो है वो हेवियर बॉडी है और बी जो है वो लाइटर बॉडी है, तो m1 इज ग्रेटर देन m2 के। ठीक है, दोनों का वेलोसिटी कैसा है, सेम है। तो हमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, हमें ये बताना है कि इफ टू बॉडीज आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी देन द मोमेंटम ऑफ हेवियर बॉडी विल बी मोर देन दैट ऑफ द लाइटर बॉडी। हेवियर बॉडी के मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करेंगे P1 से और लाइटर बॉडी के मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करेंगे P2 से। तो हमें यह बताना है कि मोमेंटम ऑफ हेवियर बॉडी जो है वो ज्यादा होता है किससे, लाइटर बॉडी से। दैट इज P1 इज ग्रेटर देन P2, ये हमें प्रूफ करके देना है। ठीक है ना, और वेलोसिटी दोनों का कैसा है, सेम है। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी ए की बात करें, मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी ए, ठीक है, तो P1 इज इक्वल्स टू, अभी हमने देखा मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी के। हेवियर बॉडी का मास कितना है m1, ठीक है, वेलोसिटी कितनी है v। इसमें 1 2 क्यों नहीं यूज किया, अरे दोनों का वेलोसिटी कैसा है, सेम है, तो सेम वेलोसिटी है, इट इज डिनोटेड बाय v। तो मोमेंटम ऑफ बॉडी a P1 इज इक्वल्स टू m1 v के। इसी तरीके से हम देखें कि मोमेंटम ऑफ बॉडी v का मोमेंटम देखेंगे तो P2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, m2 इंटू v के। ठीक है ना, मास m2 है, वेलोसिटी कितनी है v के, तो P2 इज इक्वल्स टू m2 इंटू v। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड के। ठीक है, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, दोनों को डिवाइड कर दो तो LHS के अपॉन में LHS आएगा, P1 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा m1 v अपॉन m2 v के। v एंड v कैंसिल हो जाएगा, सेम वेलोसिटी है। दैट इज हमारे पास क्या रहेगा, P1 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू m1 अपॉन m2 के। ठीक है, m1 क्या है, किसका मास था, हेवियर बॉडी का, ऑलरेडी हमने यहाँ नोट करके रखा हुआ है, m1 इज ग्रेटर देन m2। यहाँ आप बोल रहे हो P1 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू m1 अपॉन m2, दोनों का रेशियो जो है वो इक्वल है और आपके पास गिवन है कि m1 इज ग्रेटर देन m2, m1 इज ग्रेटर देन m2 के। तो व्हेन m1 इज ग्रेटर देन m2, तो m1 बड़ा है m2 से, तो इधर वाला P1 भी जो है वो बड़ा होगा किससे, P2 से। दैट इज P1 इज ग्रेटर देन P2 के, क्योंकि दोनों का रेशियो इक्वल है। रेशियो इक्वल है तो इधर न्यूमरेटर वाली वैल्यू ज्यादा है, इधर भी न्यूमरेटर वाली वैल्यू जो होगी क्या होगी, ज्यादा होगी। दैट इज P1 इज ग्रेटर देन P2 के। यही हमको प्रूव करना था कि द मोमेंटम ऑफ द हेवियर बॉडी विल बी मोर देन दैट ऑफ द लाइटर बॉडी। तो इस तरीके से हम उसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये एक टाइप का था। एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे और आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे और कैसे आप उसको प्रूव कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ द टू बॉडीज हैव इक्वल मोमेंटम। अब इस बार इस केस में उन्होंने दिया है कि दो बॉडीज है और उनका मोमेंटम जो है वो इक्वल है। प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि क्या था, वेलोसिटी इक्वल थी, मोमेंटम के लिए प्रूव करना था। इस बार मोमेंटम इक्वल कर दिया। ठीक है, देन द वेलोसिटी ऑफ द लाइटर बॉडी विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ द हेवियर बॉडी। तो वही कंसेप्ट है, जैसे दो बॉडीज हम यहाँ पे ले लेते हैं, ए बॉडी हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, बी हो गया। ठीक है, एक बॉडी हेवियर है, दूसरा लाइटर है, तो इसका मास हो गया m1, इसका मास हो जाएगा m2 और हेवियर बॉडी का मास जो है वो हमेशा ज्यादा होता है किससे, लाइटर बॉडी से, तो m1 इज ग्रेटर देन m2 के। ठीक है, वेलोसिटी भी इस बार अलग अलग है, वेलोसिटी ऑफ लाइटर बॉडी विल बी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ हेवियर बॉडी, हमें प्रूव करना है। तो इसकी वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे v1 से, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी किससे, v2 से। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि मोमेंटम ऑफ बॉडी ए का मोमेंटम हम कैलकुलेट करते हैं। तो ए का मोमेंटम कितना होगा, P1। ठीक है, और मोमेंटम इज इक्वल्स टू, अभी हमने फॉर्मूला देखा, मास इनटू वेलोसिटी के। ठीक है, तो P1 इज इक्वल्स टू m1 v1।
ठीक है ना। सिमिलरली मोमेंटम ऑफ बॉडी बी का मोमेंटम देखें तो P2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा M2 V2, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड नहीं, इस बार डिवाइड नहीं करेंगे, क्यों? बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास गिवन है कि इफ द टू बॉडीज है इक्वल मोमेंटम, दोनों का मोमेंटम इक्वल है, तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अपन एक काम करते हैं, दोनों का मोमेंटम इक्वल है, दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड P1 इज इक्वल्स टू P2, बिकॉज ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो मोमेंटम ऑफ बोथ बॉडी जो है वो कैसी है, सेम है, ठीक है। तो P1 इज इक्वल्स टू P2 के, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा M1 V1 और ये हो जाएगा M2 V2, ठीक है। M2 को इधर ट्रांसफर करो, मास एक तरफ कर लेते हैं, तो M1 अपॉन M2 और ये V1 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो V2 अपॉन V1, ठीक है ना। तो हमारे पास जो रेशो आया M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 के, ठीक है। M1 किसका मास था, हेवियर बॉडी का, और M2 किसका मास है, लाइटर बॉडी का। और ऑलरेडी हमें मालूम है कि M1 इज ग्रेटर देन है किसके, M2 के। तो व्हेन M1 इज ग्रेटर देन M2, हेवियर बॉडी है, इसका न्यूमेरिकल वाली वैल्यू ज्यादा होगी, तो M1 ज्यादा है M2 से, तो इधर V2 जो है वो ज्यादा होगा किससे, V1 से। दैट इज V2 इज ग्रेटर देन V1, ठीक है। V2 किसकी वेलोसिटी थी, सेकंड वाले की। सेकंड वाला कौन सा, लाइटर बॉडी, तो लाइटर वाले की वेलोसिटी ज्यादा है और हेवियर बॉडी की वेलोसिटी क्या है, कम है। यही हमको यहाँ पे प्रूफ करना था कि द वेलोसिटी ऑफ लाइटर बॉडी विल बी ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ हेवियर बॉडी, ठीक है। दैट इज V2 इज ग्रेटर देन V1 के, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे तो उसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा पहला टॉपिक, मोमेंटम, एंड मोमेंटम इज इक्वल्स टू था मास इनटू वेलोसिटी के। तो प्रीवियस वीडियो में हमने किसको स्टडी किया था, कंसेप्ट ऑफ फोर्स। फोर्स को पढ़ा था कि फोर्स क्या है, एक एक्सटर्नल एजेंट होता है जो किसी भी बॉडी की पोजीशन को चेंज करता है, या फिर उसकी मोशन को रेस्ट में लाएगा, रेस्ट को मोशन में लाएगा, या फिर उसके शेप साइज को चेंज करेगा, डायरेक्शन को चेंज करेगा, या करने का ट्राई करता है। तो ये फोर्स का कंसेप्ट था, उसी के बेस पे इनर्शिया को हमने स्टडी किया था। और आज हमने पढ़ा किसको, मोमेंटम को, ठीक है। मोमेंटम इज इक्वल्स टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब इन दोनों से मिलकर ही एक और लॉ बनता है, और इसको बोला जाता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, हर जगह में इसको यूज करना पड़ेगा न्यूटन सेकंड लॉ को। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी, एक एक वर्ड को आप पकड़ के चलो तो आपको सारा कंसेप्ट समझ में आएगा। चेंज ऑफ मोमेंटम, तो सबसे पहले तो मोमेंटम मतलब P हो गया। चेंज ऑफ मोमेंटम हो रहा है तो हम dP से रिप्रेजेंट करेंगे, फिजिक्स में आपको मालूम है D मींस चेंज के लिए यूज करेंगे, तो dP हो जाएगा, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट वर्ड जब भी आता है तो डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, दैट इज dP बाय dt, ठीक है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आ गया, ठीक है। इज इक्वल्स टू फोर्स एक्टिंग ऑन इट, फोर्स एक्टिंग ऑन इट दैट इज F, ठीक है। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है, जो फोर्स होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, F इज प्रोपोर्शनल टू dP बाय dt के, ठीक है। तो ये था हमारा न्यूटन सेकंड लॉ। तो अगर एग्जाम में आ जाए राइट न्यूटन सेकंड लॉ, तो ये स्टेटमेंट आपको लिखना है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स दैट इज F इज प्रोपोर्शनल टू dP बाय dt के, ठीक है। अब इसी के बेस पे हमें फोर्स को डिफाइन करना है। न्यूटन सेकंड लॉ जो है लॉ है उसको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, और उसी के बेस पे अब हमको किसको डिफाइन करना है, फोर्स को। क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने केवल कंसेप्ट ऑफ फोर्स पढ़ा था, फोर्स का कोई फॉर्मूला तो हमने पढ़ा ही नहीं प्रीवियस वीडियो में। हमने केवल ये देखा था कि फोर्स क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, बट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो कहां से कैलकुलेट होगा, न्यूटन सेकंड लॉ से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट अ बॉडी ऑफ मास m वी मूविंग विद अ वेलोसिटी v, एक कोई बॉडी है उसका मास m है और वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। देन इट्स लीनियर मोमेंटम, तो मोमेंटम P इज इक्वल्स टू mv। अभी हमने देख लिया कि मोमेंटम को P से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड मोमेंटम P इज इक्वल्स टू कितना होता है, mv के मास इनटू वेलोसिटी के, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, बोथ साइड, दोनों साइड को हम डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा d बाई dt
पी के, इधर भी डी बाई डी टी से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी डी बाई डी टी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, एम इंटू वी के, ठीक है ना। डी बाई डी टी का कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा, डिफरेंशिएट कर रहे किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो दोनों साइड में डी बाई डी टी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा डीपी बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी एम इंटू वी के, ठीक है। डिफरेंशिएट कर रहे, तो आपको भी मालूम है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, तो m मींस मास, मास कभी चेंज नहीं होता किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो मास को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा dp अपॉन dt, m कॉमन हो गया तो ये हो जाएगा dv अपॉन dt के, ठीक है ना, dv अपॉन dt। v मींस व्हाट, वेलोसिटी, d का मतलब क्या होता है, चेंज, तो आप देखोगे यहाँ पे कि इधर लिख देते हैं तो dv अपॉन dt, ठीक है ना। v वेलोसिटी है, डी चेंज है और अपॉन टाइम है, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम जो होता है इज इक्वल्स टू एक्सलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम जो होता है किसके इक्वल होगा, एक्सलरेशन के, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे ये जो dv अपॉन dt लिखा है ना, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्सलरेशन लिख सकते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, dp अपॉन dt इज इक्वल्स टू m इंटू ए के, ये जो dv बाई dt लिखा था इसकी जगह पे हम a लिखेंगे, वाई, बिकॉज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू एक्सलरेशन के, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ठीक है। बट अभी हमने देखा बाय न्यूटन सेकेंड लॉ सामने लिखा हुआ है। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डीपी बाई dt, ठीक है। तो बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, ठीक है ना, बाय न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी बाय dt के, फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डीपी बाय dt के, ठीक है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी बाय dt, और डीपी बाय dt की वैल्यू इक्वेशन 1 में हमने किसके इक्वल कैलकुलेट की है, ma के, डीपी बाय dt इज इक्वल्स टू ma, तो यहाँ डीपी बाय dt की जगह हम ma पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा f इज इक्वल्स टू, सॉरी, f इज प्रोपोर्शनल टू ma के, ठीक है ना। ये dp बाई dt m है, तो यहाँ dp बाई dt की जगह ma पुट कर दिया, ठीक है, समझ में आ गया होगा। f इज प्रोपोर्शनल टू ma, और प्रोपोर्शनल का साइन जब रिप्लेस करते थे कांस्टेंट देना पड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे f इज इक्वल्स टू km, f इज इक्वल्स टू km, k इज अ कांस्टेंट, ठीक है। बट इन SI सिस्टम अगर हम बात करें तो जो k की वैल्यू होती है वो 1 के इक्वल होती है, तो k की वैल्यू अगर SI सिस्टम में 1 हो जाएगी तो f इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आएगा, ma के। तो आज हमें इस चैप्टर में एक और न्यू फिजिकल क्वांटिटी जो हमने देखी, फोर्स, और उसका हमारे पास फॉर्मूला आया, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सलरेशन। तो दो फॉर्मूले इस चैप्टर के हमें मिल गए। पहला हमने किसके बारे में पढ़ा, मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम P इज इक्वल्स टू होता है mv के, मोमेंटम P इज इक्वल्स टू mv, मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी के। और दूसरा फॉर्मूला हमने देखा, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन के, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो बहुत बढ़िया फॉर्मूला है फोर्स का, बिल्कुल याद रखना है। किससे डिराइव किया, न्यूटन सेकेंड लॉ से, ठीक है। तो ये था हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ, और इसके बेस पे हमने फोर्स को डिफाइन किया, तो फोर्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन के, ठीक है। यूनिट की बात करें, अभी हमने बताया कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी 11th क्लास में अगर आ रही है तो उसके बारे में ये जो 4-5 चीजें वो तो आपको याद रखना ही है बिल्कुल। तो उसमें सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट्स की बात करें तो यूनिट ऑफ फोर्स जो होता है आर ऑफ टू टाइप, दो टाइप में उसको डिफाइन किया हुआ है, एब्सोल्यूट यूनिट एंड ग्रेविटेशनल यूनिट्स की बात होती है। तो सबसे पहले अगर हम एब्सोल्यूट यूनिट की बात करें सीजीएस सिस्टम में, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था F इज इक्वल्स टू ma, अभी हमने डिफाइन किया, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो सीजीएस सिस्टम में मास की यूनिट अगर हम देखें तो मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम, ठीक है। एक्सेलरेशन की यूनिट बात करेंगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, तो मीटर पर सेकंड। सीजीएस की बात कर रहे हैं तो मीटर में क्या होगा, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इन सीजीएस सिस्टम यूनिट ऑफ फोर्स अगर हम देखें तो ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये क्या था, ये तो बहुत सिंपल था, कोई भी निकाल लेगा, इसकी यूनिट मास है, इसकी है। बट याद रखना है कि 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेकंड स्क्वायर जो होता है इज इक्वल्स टू 1 डाइन के, वो किसके इक्वल होता है, डाइन के। तो हम जनरली जब हम यूज करेंगे यूनिट ऑफ फोर्स
इन सीजीएस सिस्टम, तो वहां पे हम यूनिट क्या लगाएंगे, डाइन, ठीक है। एंड 1 डाइन जो होता है इज इक्वल टू होता है 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेकेंड स्क्वायर का, ठीक है। एंड सिमिलरली इन एसआई सिस्टम अगर हम बात करें, एसआई सिस्टम यूनिट ऑफ फोर्स की बात करें, तो यूनिट ऑफ फोर्स अगर मास की बात करें तो यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, केजी इंटू एक्सलरेशन का क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। एंड 1 केजी इंटू 1 मीटर अपॉन 1 सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 न्यूटन, ठीक है, इज इक्वल टू 1 न्यूटन। तो यूनिट ऑफ फोर्स इन एसआई सिस्टम अगर हम देंगे तो वहां पे क्या लगाएंगे, न्यूटन लगाएंगे, ठीक है। बट 1 न्यूटन जो होता है इज इक्वल टू 1 केजी इंटू 1 मीटर अपॉन 1 सेकेंड स्क्वायर के, ठीक है। तो रिलेशन भी याद रखना, कई बार 1 मार्क्स में आ जाता है, डिफाइन 1 न्यूटन, डिफाइन 1 डाइन। तो 1 न्यूटन को कैसे डिफाइन करोगे, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 केजी इंटू 1 मीटर अपॉन 1 सेकेंड स्क्वायर के, ठीक है। इन दोनों में रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूटन और डाइन में, क्योंकि न्यूमेरिकल्स करेंगे तो न्यूटन को डाइन में, डाइन को न्यूटन में कहीं कन्वर्ट करने की जरूरत पड़े, तो हम देखते हैं कि इसमें क्या रिलेशन होता है। तो रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन की अगर हम कैलकुलेट करें तो हमें अभी देखा कि 1 न्यूटन जो होता है इज इक्वल टू, ठीक है ना, 1 न्यूटन किसके इक्वल निकाला हमने, 1 केजी इंटू 1 मीटर अपॉन 1 सेकेंड स्क्वायर के, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 केजी इंटू 1 मीटर अपॉन 1 सेकेंड स्क्वायर के, ठीक है। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है सीजीएस में, डाइन में रिलेशन चाहिए, डाइन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो डाइन के लिए क्या होता है, ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ भी सेकेंड स्क्वायर है, यहाँ भी सेकेंड स्क्वायर है, तो टाइम में तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, बट केजी को कन्वर्ट करना पड़ेगा काय में, ग्राम में, और मीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा काय में, सेंटीमीटर में, ग्राम और सेंटीमीटर में, ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे पहले केजी को अगर हम कन्वर्ट करें ग्राम में, तो आपको मालूम है 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। तो 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम मतलब 10 की पावर 3 ग्राम हो गया। 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। और सेकेंड को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है भाई, वो तो सेकेंड दोनों में ही सेम था, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 न्यूटन इज इक्वल टू, न्यूमेरिकल वैल्यूज जो थी उसको अपन एक साथ लिख लेते हैं, 10 की पावर 3 और 10 की पावर 2 को यहाँ लिख दिया। यहाँ क्या बचा, ग्राम हो गया इंटू सेंटीमीटर हो गया अपॉन क्या हो गया, सेकेंड स्क्वायर हो गया, ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड इज इक्वल टू 1 न्यूटन, ठीक है। बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी, तो 10 की पावर 3 और 10 की पावर 2 मिलकर 10 की पावर 5 हो जाएगा। और ये जो टोटल वैल्यू आप देख रहे हो, ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, डाइन के। अभी हमने देखा इज इक्वल टू डाइन, ठीक है। तो क्या रिलेशन आया इसमें, रिलेशन आया 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन के। तो 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10 की पावर 5 डाइन के। तो कहीं कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इस रिलेशन का यूज आप कर सकते हो, ठीक है। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स वो तो आप लोग कैलकुलेट कर ही लेंगे, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला एम है, तो एम का कितना हो जाएगा एम, और एक्सेलरेशन का ऑलरेडी हमने आपको बताया था कितना होता है, एल टी माइनस 2। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स जो हो जाता है वो कितना हो जाता है, एम एल टी माइनस 2 के, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने आपको बताया कि नेचर तो याद रखना ही है, और वो भी आपको मालूम ही होगा कि जो फोर्स है वो कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आज हमने 2 वेक्टर क्वांटिटीज को स्टडी किया, पहला हो गया मोमेंटम एंड सेकंड नंबर हो गया आपका कौन सा, फोर्स का, ठीक है। इसमें एक यूनिट और यूज होती है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट्स। क्या बोला जाता है, ग्रेविटेशनल यूनिट। तो ग्रेविटेशनल यूनिट जैसे सीजीएस सिस्टम की अगर हम बात करें तो सीजीएस में इसका होता है, यूनिट होती है ग्राम इंटू वेट, ठीक है ना, ग्राम इंटू वेट के, ठीक है। और अगर हम एसआई सिस्टम में बात करें, इसकी जो सीजीएस ग्राम को कायम हो जाएगा केजी में, तो ये हो जाएगा केजी इंटू वेट के। वेट आप जानते हो, वेट मीन्स व्हाट, एमजी, एमजी से रिलेटेड है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। 1 ग्राम इंटू वेट जो होता है इज इक्वल टू 980 डाइन के। ये किसके इक्वल होता है, 980 डाइन, 980 डाइन के इक्वल होता है, ठीक है। एंड 1 केजी इंटू 1 वेट, 1 केजी इंटू 1 वेट जो होता है इज इक्वल टू होता है 9.8 न्यूटन के, 9.8 न्यूटन के, ठीक है। तो कहीं न्यूमेरिकल में आएगा तो उसको अपन डिस्कस करेंगे इसमें में। तो ग्रेविटेशनल यूनिट की अगर हम बात करें सीजीएस में तो ग्राम इंटू वेट होता है, यानी एसआई सिस्टम जो होगा केजी इंटू वेट के इक्वल होगा, ठीक है। तो याद रखना यूनिट्स को, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो पहला हो गया एब्सोल्यूट यूनिट और सेकंड हो गया ग्रेविटेशनल। सीजीएस की बात करेंगे तो यूनिट ऑफ फोर्स इज डायम, एंड इन एसआई सिस्टम अगर हम बात करें तो यूनिट ऑफ फोर्स जो होता है वो न्यूटन के इक्वल होता है, ठीक है। तो आज हमने 2 फॉर्मूले देखे, P इज इक्वल्स टू mv और सेकंड हो गया F इज इक्वल्स टू ma के।
एक क्वेश्चन देखते हैं तो थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन इस पर मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अ ड्राइवर कैन स्टॉप अ कार बाय अप्लाइंग अ ब्रेक्स इन 4 सेकंड। एक ड्राइवर ने कार में ब्रेक लगाए और उसको 4 सेकंड में कार को रोक दिया। ठीक है, कि कार चल रही थी और उसमें उसमें ब्रेक्स अप्लाई किए, ब्रेक्स अप्लाई करके 4 सेकंड में कार रुक गई। इस लाइन से हमको क्या स्टेटमेंट से हमें क्या मिला? तो सबसे पहले तो मिल रहा है, जो दिख रहा है पहले अपन पहले तो वही लिख देते कि टाइम जो था वो कितना आया इसमें, जो टाइम हो रहा है स्टॉप करने के लिए वो कितना आ रहा है, 4 सेकंड। टाइम कितना है, 4 सेकंड। ठीक है ना। और ड्राइवर ने गाड़ी को रोक दिया। ठीक है, पहले रन रन कर रही थी, मूव कर रही थी, देन रुक गई। मतलब पहले वाली जो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी जो है वो कितनी हो गई, 0 के। फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0, क्योंकि वो रुक गई है। ठीक है। देन इफ द कार वाज रनिंग विद अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, कार जो है वो किस स्पीड से रन कर रही थी, 36 किलोमीटर पर आवर्स के। ठीक है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी जो थी 36 किलोमीटर थी। ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स कार रुक गई, दैट इज फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। कितने टाइम में रुकी, 4 सेकंड में रुकी। ठीक है। देन इफ द मास ऑफ अ कार इज 400 kg एंड द मास ऑफ द ड्राइवर इज 65 kg। ठीक है, तो ड्राइवर भी कार के अंदर ही तो है, तो हमें तो टोटल मास की जरूरत है। ठीक है, तो टोटल मास अगर हम बात करें तो टोटल मास, कार का मास कितना है 400 प्लस ड्राइवर का मास कितना है 65, तो टोटल मास जो हो जाएगा वो हो जाएगा 465 केजी के। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमारे पास गिवन है। ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द रिटार्डिंग फोर्स ऑन दी कार। ठीक है ना, कार को स्टॉप होने के लिए जो फोर्स लग रहा है, रिटार्डिंग क्यों बोला, बिकॉज वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है उसकी। तो जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो जो फोर्स लगता है उसको क्या बोला जाता है, रिटार्डिंग फोर्स बोला जाता है। तो हमें फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, एफ की वैल्यू को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले तो जो गिवन है, जो फाइंड करना है, उसको इस तरीके से आपको लिख लेना है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यूनिट्स पे ध्यान देना है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 36 किलोमीटर पर आवर है और टाइम यहाँ पे 4 सेकंड में दे रहे हैं और यहाँ आवर्स में चल रहा है, किलोमीटर है मीटर में चल रहा है। तो हमें ये किलोमीटर पर आवर्स को सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा काय में, मीटर पर सेकंड में। तो प्रीवियस वीडियो में भी हमने इसको बताया था कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक बार और देख लीजिए। 36 से किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 हो जाएगा, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर हो जाता है। ठीक है, डिवाइडेड बाय आवर्स है, 1 आवर्स में कितने सेकंड होंगे, तो 60 इंटू 60, तो डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60 के जीरो से आप कैंसिल कर दो इसको, 6 से ये कैंसिल हो जाएगा, 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रहेगा 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना। तो इस तरीके से सबसे पहले तो किलोमीटर पर आवर था, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया, तो हमारी कार की स्पीड जो थी, इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है ना। अब हम सबसे पहले देखते हैं, हमें फोर्स चाहिए, और फोर्स का भी फॉर्मूला आज हमने देखा, फोर्स इज इक्वल्स टू ma, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आप देख रहे हो मास तो गिवन है लेकिन एक्सेलरेशन कहीं नहीं दिख रहा। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल्स टू u प्लस at। अब कई सारे स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहा होगा फर्स्ट ही क्यों लिया, सेकंड इक्वेशन क्यों नहीं लिया। तो सेकंड इक्वेशन क्या होता है, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s है, डिस्प्लेसमेंट है, इस वाले पूरे इसमें आप देखो कहीं भी हमें डिस्प्लेसमेंट गिवन नहीं है। थर्ड वाला जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s, उसमें भी s आ रहा है। तो हमें s कहीं भी नहीं गिवन है और हमें एक्सेलरेशन चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। तो v इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, u प्लस at का। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, u कितना आ गया 10, एक्सेलरेशन फाइंड करना है और टाइम हमारे पास गिवन है 4 के। इस 10 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो -10 हो जाएगा, तो 4a इज इक्वल्स टू -10, तो a इज इक्वल्स टू -10/4। इसको अगर हम कैंसिल आउट करें तो a इज इक्वल्स टू -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, a इज इक्वल्स टू -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो फोर्स इज इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास हमारे पास कितना है 465 kg, 465 kg टोटल मास की बात करेंगे। ठीक है, और हमारे पास एक्सेलरेशन कितना है -2.5, माइनस में रखेंगे वाई, बिकॉज हमें फोर्स कौन सा चाहिए, रिटार्डिंग फोर्स चाहिए। ठीक है, तो रिटार्डिंग फोर्स के लिए जो वैल्यू आएगी नेगेटिव में आएगी, तो 465 इंटू 2.5 अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 1162.5 के काय में रहेगा, नेगेटिव में। ठीक है, और यूनिट ऑफ फोर्स अभी बताया आपको, यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, न्यूटन के, यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। ठीक है, तो इस तरीके से
जो फॉर्मूलेज आज हमने डिस्कस किए और न्यूटन सेकंड लॉ देखा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग वैरायटी के आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आप उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आसान शब्दों में अगर हम देखें तो मोमेंटम हमें ये बताता है कि चलती हुई चीज को रोकना कितना मुश्किल होगा, और न्यूटन सेकंड लॉ हमें समझाता है कि फोर्स एंड मोमेंटम का जो रिलेशन है वो कैसे काम करता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसको अगर और डीपली आप स्टडी करना चाहते हो तो हमारे फ्यूक्यू एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करिए। जल्दी से मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।